नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का जो विमान उड़ा था कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सवार 242 व्यक्तियों में से 241 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ही जिंदा बचा जो अभी अस्पताल में है। लेकिन उसके अलावा जहां विमान गिरा वहां पर और सारे और लोगों को जोड़ा जाए तो मरने वालों की संख्या 275 से भी अधिक हो गई है। ये इतना बड़ा नंबर है जो मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद में सबसे बड़ी दुर्घटना है और इसलिए सभी आहत हैं। सभी का दिल बहुत बोझिल है और जिस दिन से ये दुर्घटना हुई इसके कारणों का पता लगाया जाने की कोशिश भी हो रही है। इसके ब्लैक बॉक्सेस भी मिल गए हैं दोनों। और जो बोइंग की टीम है, अमेरिका की टीम है, लंदन से आई हुई टीम है, सारे लोग मिल करके इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें कई थ्योरीज आई, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल थ्योरी लोगों ने बताई। लेकिन एक जो सबसे बड़ी थ्योरी लोगों को परेशान कर रही है वह है सैबोटाज की थ्योरी, कि कहीं कोई ऐसी चीज कर दी गई विमान में जिसकी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी वास्तविकता क्या है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो इस तरह की घटना है सैबोटाज की, वो उसे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक से एक बड़े लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं गिना रहा हूं। उन्होंने टर्किश की फर्म जो बहुत सारे एयरपोर्ट पर कार्गो, पैसेंजर क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग और जो रैंप सर्विसेज दे रही है उस पर शक व्यक्त किया है। और ऐसे में जो मुंबई उच्च न्यायालय है उसके उस निर्णय को याद करना बहुत आवश्यक है जिसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने जो टर्की की कंपनी है जो विमान सेवाएं दे रही है उसको बड़ी राहत प्रदान की थी। एक्चुअली क्या है पूरा मामला, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और वो इसलिए आवश्यक है कि हमारे कानून के हाथ लंबे हैं या नहीं हैं। लेकिन भारतीय न्यायपालिका में जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके हाथ बहुत लंबे हैं। और उनके हाथ इतने लंबे हैं कि किसी भी कानून का, किसी भी और व्यक्ति का हाथ उनकी गर्दन तक तो नहीं पहुंच सकता। प्रयागराज हाईकोर्ट के एक जज जो पहले दिल्ली में नियुक्त थे, यशवंत वर्मा, उनके घर में बड़ा करेंसी का भंडार मिला, भारतीय मुद्रा का। उसमें आग लग गई, जले हुए नोट मिले, पूरे हिंदुस्तान में तहलका हुआ। लेकिन आज धीमे धीमे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उन बेशर्म न्यायाधीश ने त्यागपत्र तो नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले बहुत उस पर पर्दा डालने की कोशिश की और इसीलिए एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। लेकिन फिर भी जो 3 सदस्य थे उनकी जमीर ने ये शायद गवारा नहीं किया होगा और उन्होंने सच्चाई अपनी रिपोर्ट में दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर दबाव बनाया इस्तीफा देने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बड़ी अदब और कायदे से उनको दिल्ली से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया। ये मामला इसलिए बताना जरूरी है, इसका कोई संबंध नहीं है इस दुर्घटना से। ये मामला सिर्फ इसलिए बताना जरूरी है कि कानून और कानून की व्याख्या करने वाले न्यायाधीश किस तरह के हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगता है उसके इस्तीफे की मांग होती है और इस्तीफा कई बार उसको देना पड़ता है। उसकी पार्टी दबाव बनाती है तो इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, भारत के प्रधान न्यायाधीश, उनसे कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले लीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अनदेखा कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और संविधान में ऐसी व्यवस्था है, या लाचारी समझिए या सरकार की कमजोरी समझिए, कि आज उनके खिलाफ जो प्रस्ताव आना है संसद में उसमें भी कांग्रेस उन्हीं भ्रष्ट जज के साथ में खड़ी हुई है। तो क्या कांग्रेस का ये सिस्टम है
ये जो भी जज इस तरह के हैं न्यायाधीश, वही कांग्रेस का सिस्टम है। और अक्सर एक फिल्मी डायलॉग है, लोग दोहराते हैं कि सरकार मोदी की हो भले ही, लेकिन सिस्टम हमारा है। तो ऐसा लगता है कि सिस्टम अभी भी वाकई मोदी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब होता है 7 मई को, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये पाया जाता है कि टर्की के जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। और उसके पहले भी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई थी कि टर्की ने विमान से ड्रोन और बहुत सारी युद्ध सामग्री पाकिस्तान को दी है। तो पाकिस्तान ने जब उनके ड्रोन और हथियार इस्तेमाल किए, और यही नहीं, टर्की के जो सोल्जर्स हैं उन ड्रोन का ऑपरेशन करते पाए गए पाकिस्तान में, और दूसरे जो मिलिट्री के साथ साजो सामान है, इक्विपमेंट्स है, उनको चलाते देखे गए। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी जल्दी से जो ड्रोन दिए गए थे उनको शायद चला भी नहीं सकती थी पाकिस्तान की सेना, इसलिए तुर्की ने अपने आदमी भी दिए। तो ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा हो और टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, तो टर्की एक तरीके से शत्रु देश हो गया। खुल्लम खुल्ला भले ही वो भारत के विरोध में युद्ध करने में नहीं आया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान का साथ दिया। तो जो शत्रु का मित्र है वो भी हमारा शत्रु है। और इसलिए टर्की के खिलाफ भारत में बायकॉट टर्की का आंदोलन चला, टर्की के सामान का आंदोलन चला, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन चला, और लोगों ने टर्की के सामान का बहिष्कार किया। और सबसे बड़ा बहिष्कार हुआ कि जो लोग टर्की में जाते थे घूमने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, वो जिन्होंने की थी उन्होंने भी अपनी कैंसिल कर दी बुकिंग्स। और ज्यादातर लोगों ने फिर अपनी जो यात्राएं हैं दूसरे देशों के लिए प्लान कर ली। तो टर्की को नुकसान हुआ। लेकिन ये जितने जिहादी मानसिक वृत्ति के लोग होते हैं, इनको इस तरह के नुकसान से फर्क नहीं पड़ता। वो गटर में रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन जिहाद करेंगे। और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे वो किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। और हिंदू तो उनके राह की इस रोड़ा इसलिए है क्योंकि गजवाई हिंद चल रहा है। कितने ही देश थे, सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की जो सनातन संस्कृति है, ये भले ही मिट्टी के कगार पे पहुंच रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक अ, कायम है। तो इसलिए तुर्की का भारत से शत्रु भाव, और पाकिस्तान दुराष्ट्र के सिद्धांत पे बना था, उसका शत्रु भाव, और दोनों शत्रुओं का एक साथ हो जाना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में जो एक टर्की की कंपनी थी, सिलेबी एविएशन, तो जो भारत का BCAS है, बैक्स यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसने उनका जो सुरक्षा क्लियरेंस है, सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो कैंसिल कर दी। जो सिलेबी एविएशन है, ये भारत के बहुत सारे एयरपोर्ट पर बहुत सारे काम करती है, जैसा कि हम लोगों ने बात की। उनमें महत्वपूर्ण दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट है, चेन्नई का एयरपोर्ट है। और दिल्ली के एयरपोर्ट पर तो VIP मूवमेंट बहुत होता है। और सिर्फ दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही नहीं, उससे जुड़े हुए एक जो VIP टर्मिनल है वहां पर भी ये सर्विसेज देता है। और उसमें कई बार खामियां देखी गई हैं। लेकिन एक समझने की बात है, हम लोग विश्व गुरु होने की तरफ बढ़ रहे हैं, दावा किया जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज है। ये कार्गो फैसिलिटी, रैम फैसिलिटी, पैसेंजर क्लियरेंस हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत की कोई कंपनी प्रोवाइड करे, तो फिर अदानी अंबानी करके कई लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये बहुत छोटा सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत अपना रॉकेट चंद्रमा पे भेज सकता है, लेकिन कार्गो हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हमको एक तुर्की जैसे घटिया देश की से कंपनी की एक सेवाएं लेनी पड़ रही। जो BCAS है, यानी जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है भारत की, उसने जब इनसे सुरक्षा क्लियरेंस वापस ले लिया, तो इन एयरपोर्ट्स को उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो। तो ये घटना है मुंबई की, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। मुंबई में जो सिलेबी एविएशन है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको नोटिस दे दिया गया, और दूसरी एक कंपनी को रखे जाने के लिए बात कर ली गई। और मुंबई एयरपोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि ये अस्थायी इंतजाम तो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, इसलिए नया टेंडर निकाला जाएगा। जो सिलेबी एविएशन है वो हाई कोर्ट में पहुंची, मुंबई हाई कोर्ट में। और इसी तरीके से कई याचिकाएं दूसरी दूसरी जगहों पर भी की गई, उनमें से दिल्ली हाई कोर्ट में, एक चेन्नई हाई कोर्ट में, 3 जगह मेनली कई याचिकाएं दायर की गई। तो सबसे लंबे हाथ, सबसे
लंबा हिसाब किताब मुंबई हाई कोर्ट का है। वहां के जो अवकाशकालीन जज हैं, उन्होंने जो सिलेबी एविएशन है उनको राहत दे दी, और जो मुंबई एयरपोर्ट है उनको निर्देश दिया कि वो कोई नई टेंडर नहीं करेंगे, उनको अभी हटाएंगे नहीं। आप सोच लीजिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद की घटना होती है, और ये निर्णय है 18 मई का। और मुंबई हाई कोर्ट ने स्थगन दे दिया, और इस ये भी कह दिया कि चूंकि अभी हाई कोर्ट में जो है समर वैकेशन चल रहा है, इसलिए छुट्टियों के बाद जुलाई में उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा, और तब तक जो मुंबई एयरपोर्ट है इस मामले में कोई भी फैसला नहीं करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये न्यायाधीश किस मिट्टी के बने हैं। एक हाई स्कूल पास स्टूडेंट होगा, उसको भी इतनी समझ होगी कि एक शत्रु देश की कंपनी है, और उसकी कंपनी जरा भी अगर 19-20 करेगी तो हमारे विमानों का क्या होगा। उसमें कुछ भी गड़बड़ी की जा सकती है, तो इसका बहुत भयंकर परिणाम निकल सकता है। लेकिन जज महाशय को ये समझ में नहीं आया, उन्होंने स्टे भी दे दिया, और 10 जुलाई तक की मोहलत दे दी कि 10 जुलाई तक सिलेबी एविएशन अपना काम करती रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या इवन बड़े कॉन्ट्रैक्ट भारत के अंदर भी होते हैं, उनमें एक क्लॉज ऐसा जोड़ा होता है, वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए होता है, कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस जब आ जाएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और वो ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ पार्टीज होती हैं। यानी दो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज हैं, उनके कंट्रोल में अगर वो चीजें नहीं हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों का ऑब्लिगेशन नहीं होगा। और उसमें युद्ध एक फैक्टर है, कि अगर जिस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो युद्ध में आ जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी लीगलिटी को चुनौती नहीं दी जा सकती, और ये वैलिड नहीं होगा। ये हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, मुझे नहीं मालूम कि जो मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा है, लेकिन जब भी कभी कोई इंटरनेशनल कंपनी आती है, एमएनसी कंपनी होती है, तो इस तरह की एक क्लॉजेज उसमें मेंशन रहते हैं, ताकि किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो, दोनों पार्टियों की सुरक्षा के लिए होता है। और इसमें ना हो ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट, इतने सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये प्रोविजन ना किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रोविजन के बाद भी मुंबई उच्च न्यायालय को क्या सूझी कि उसने स्थगन आदेश दे दिया, और इस बिना पर, इस कारण से ही जो सिलेबी एविएशन की जो सर्विसेज हैं उनको बहुत सारे एयरपोर्ट से अभी तक हटाया नहीं जा सका है। उसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट भी शामिल है। तो शक की सुई तुर्की की कंपनी सिलेबी एविएशन की तरफ गई, और अब ऐसे में जब बहुत सारी थ्योरीज प्रतिपादित हुई हैं, इनमें क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये तो फाइनल रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें, बोइंग कंपनी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और बहुत सारी एक्सपर्ट कमिटीज भी हैं। भारत सरकार ने भी एक कमेटी बनाई जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जो मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको भी इस जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे जजेस, जैसा कि मैं कह चुका हूं, कि एक हाई स्कूल पास या फेल बच्चा होगा, उसको भी ये समझ होगी कि हम ऐसे में क्या करें। लेकिन उन जज महाशय जो हैं, कोई सोमेश सुंदर सेन अवकाश न्यायाधीश हैं, उन्होंने न केवल उसको राहत दी, बल्कि इस फैसले को टाल दिया 10 जुलाई तक के लिए। तो अब जुलाई तक वो सर्विस करती रहेगी। ऐसे में एक विमान क्या, 10 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कौन रोकेगा उसे। क्यों? उनके पास वेयर हाउसिंग भी है, उनके पास डाक भी है, उनके पास कार्गो सर्विसेज भी है, पैसेंजर क्लियरेंस भी है। और जब पैसेंजर क्लियरेंस होता है तो उनका स्टाफ प्लेन की सफाई से लेकर सारे कामों में इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे में फाइनल रिजल्ट तो पता नहीं इसका क्या आएगा, लेकिन जब इसकी भूमिका संदिग्ध हो गई है, तो निश्चित रूप से मुंबई उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीश को भी तलब किया जाना चाहिए, और उनको इस जांच में शामिल करना चाहिए। जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं, तो इनका जमावड़ा है, एक पूरा एक तंत्र बना रखा है भाई भतीजावाद का, जिसमें से लोग आते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती,
उनकी विचारधारा मैटर नहीं करती, वो विदेशों से उनके संबंध है मैटर नहीं करता, वो पुरुष हैं स्त्री हैं ये भी मैटर नहीं करता, वो क्या है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो भारत की न्यायपालिका तो ऐसा लगता है बिल्कुल रसातल में जा रही है। न्यायपालिका की अवमानना की कीमत पर भी ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बाहर एक लेक्चर देने के नाम पर विदेशों में जाते हैं और फ्री टूर करते हैं फैमिली सहित, और वहां से लौट कर आते हैं तो बड़े बड़े फैसले उन लोगों के पक्ष में कर देते हैं जिन्होंने उनकी सेवाएं की होती हैं, चाहे उसमें देश का कितना ही नुकसान हो जाए, भारत का कितना ही नुकसान हो जाए, किसी भी राज्य की व्यवस्था का कितना ही नुकसान हो जाए, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और मुंबई उच्च न्यायालय ने उस दिन जब फैसला किया, वो अकेला फैसला ये नहीं था कि सिलबी एविएशन को उन्होंने कहा कि नहीं ये काम करती रहेगी, दो और फैसले किए। उन दो फैसलों में एक यमन का व्यक्ति है जो मुंबई में अवैध रूप से रहता हुआ पाया गया, उसको पुलिस ने पकड़ रखा था, मुंबई उच्च न्यायालय ने उसको भी छोड़ने के निर्देश दे दिए। एक 19 वर्ष की लड़की है जिसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुत्व का प्रोपोगंडा है, और उसने पाकिस्तान के समर्थन में बहुत सारी चीजें लिखी, ऑपरेशन सिंदूर को ढकोसला बताया। उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी उसको भी उच्च न्यायालय ने क्रैश कर दिया, उसको भी छोड़ने का आदेश दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे न्यायालय क्या कर रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं। और अब मेरी तो सभी से अपील है कि अवमानना का डर अपने दिल से निकालिए, और अगर जरूरत पड़ती है कि किसी हाई कोर्ट के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत आए, किसी न्यायाधीश विशेष के विरुद्ध कुछ कहने की नौबत आए, निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यायाधीश देश की कीमत पर अपने स्वार्थ के लिए, छोटे मोटे स्वार्थ के लिए अपने आप को बेच दे, ये अब देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको याद होगा प्रयागराज उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश शेखर यादव ने राष्ट्रहित की कुछ बातें की थी, कुछ भी अनकॉमन नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया था, कठमूल्य। और उसमें कांग्रेस के हर नेता ने, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी बहुत भर्त्सना की और आज भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं उसको क्यों नहीं निकाला गया। उनको यशवंत वर्मा से कोई समस्या नहीं है जिनके घर में नोटों का जखीरा बरामद हुआ, आग लगाई गई, और ऐसे तो जाने कितने न्यायाधीश होंगे जिनके घरों में नोटों का जखीरा लगा होगा, नोट भले ही न जलाए जाएं लेकिन नोटों का जखीरा तो होगा। तो आप देखिए किस तरह से हम लोगों के न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, किस तरह से न्याय करते हैं, और कहीं भी कुछ भी मैटर है उनसे संबंधित है या नहीं है, उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे। इस समय भारत के पास सिर्फ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका के 4.5 से 5 करोड़ के बीच में मुकदमे पेंडिंग हैं। उच्च न्यायालय में बहुत पुराने पुराने मुकदमे पेंडिंग हैं। 10 वर्ष से अधिक पेंडिंग वाले मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, न्याय नहीं मिलता, लेकिन इसमें किसी को कोई शर्म और कोई नैतिकता का तकाजा नहीं लगता किसी भी न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के। हमें न्यायपालिका से जो उम्मीद थी वो तो खत्म हो गई, न्यायाधीशों से बहुत सावधान रहना पड़े, सारे न्यायाधीश ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ एक न्यायाधीश हैं, और वो कुछ एक नहीं, बड़ी संख्या में न्यायाधीश हैं, पूरा सिस्टम इनके कब्जे में है। किसी भी मामले में, चाहे राष्ट्रहित का मामला हो, कुछ भी होता हो, उसमें अपनी टांग अड़ा देंगे। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन, सीए के विरोध में चल रहा आंदोलन, अग्निवीर का आंदोलन, सब में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका ने इन आंदोलनों का ही समर्थन किया। व्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स इतने महत्वपूर्ण हैं, चाहे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, उनको संविधान की रक्षा इस हद तक करनी है चाहे पूरा भारत इस्लामिक राष्ट्र क्यों न बन जाए। बिल्कुल ऐसी न्यायपालिका को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और ऐसी न्यायपालिका के विरुद्ध हमें आवाज उठानी ही चाहिए। तो फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।